हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा टी बोर्ड बेसिक का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा ही है कि पेपर वाज वेरी वेरी इजी है ना। तो आई होप कि आप सबका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आइए चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माध्य निकालना था मीन, और ये हमें फिगर्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स निकालते हैं, मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह। तो 0 और 10 का मध्य बिंदु क्या आएगा, 5, फिर 15, क्योंकि 10 और 20 के में क्या आएगा, बीच का नंबर 15। और वैसे भी जो 10-10 का अंतर यहाँ पे है वही वर्ग चिन्हों में अंतर आता है क्लास मार्क्स में, 15, 25, 35 एंड 45। नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं f इंटू एक्स, यानी कि 14 गुणा 5 70। फिर करना है आपने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, केयरफुली लिखते जाना है। मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा गलत होने का चांसेस यही है इसी कॉलम में आप करते हैं। तो सारा वर्क आपने रफ वर्क की लाइन खींच के यही इसी शीट पर करना है, जैसा कि आपको मैंने समझाया था। तो बेटा ये आ गया आपका। अब एफ एक्स का टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। फॉर्मूला लिखना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आंसर इज 2500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। वेरी इजी। सर्कल बनाया, डायमीटर ड्रॉ किया, इसके दोनों कॉर्नर्स पे हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। ये देखिए इनके नाम लिख दिए एल और एम। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि एल इज पैरेलल टू एम। तो बेटा ये एंगल कितने का है, 90 का, आपको पता है। ये भी 90 का, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट आपस में लंब होती हैं। ठीक है ना, इनका नाम दे दिया x और y। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 90, रीजन त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और जो कि कैसे कोण है, एक ही तरफ के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। और अगर ये एंगल 180 के हो जाते हैं, दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। उस केस में रेखाएं समांतर होती हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे L इज पैरेलल टू M, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के 3 त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बेटा तो जब भी पिघलाकर आप नई चीज़ बना रहे हैं, तो इन तीनों का वॉल्यूम जमा करने से हमें बड़े गोले का वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। 3 गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। तो बड़े गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है, उसको हम कुछ मान लेते हैं, उसको r मान लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो पहले में रेडियस कितनी है, 6, तो 6 का क्यूब हो गया। फिर 4/3 पाई r, अब की बार क्या रखेंगे, 8 का क्यूब, प्लस 4/3 10 का क्यूब, और यहाँ पे आ गया 4/3 पाई r क्यूब। बड़े गोले की त्रिज्या हमने r मानी है। अब आप देखिए 4/3 पाई कॉमन निकल सकता है सब में से, अंदर बचेगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और यहाँ पे भी रह गया r क्यूब। 4/3 पाई सेम आ रहा है, कट गया, सिर्फ ये ब्रैकेट और ये r क्यूब रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे केयरफुली। 6 का क्यूब यानी कि 6 को 3 बार गुणा करना है, 216 प्लस 512 प्लस 1000 इक्वल टू 1728 हो गया ये बेटा। तो दैट मीन्स r क्यूब इज इक्वल टू 1728, और जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो वो 12 आंसर आ जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े स्फीयर की रेडियस हमारे पास 12 है। नेक्स्ट इसके चॉइस में बुक का ही क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी हम एक साइड निकाल लेंगे क्यूब रूट करके। 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, 3 cm, है ना। अब देखिए 2 घनों को मिला दिया है बेटा, इस तरीके से था एक, उसके साथ ही दूसरा रख दिया S से S मिलाकर। तो ये जो नीचे की लेंथ थी 3 आई है ना साइड, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई उतनी ही रही, है ना, ये वाले चीज 3 ही रही और ऊंचाई भी 3 ही रही। अब इसका हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो फॉर्मूला आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो L आपने 6 निकाला, 6 गुणा 3 जमा 3 गुणा 3 जमा 6 गुणा 3 अगेन,
सॉल्व कर लेंगे इसे। आंसर आ गया 90 स्क्वायर cm। यूनिट का ध्यान रखना है। विविक्त कर का मान बताइए। ए बी सी लिख लेंगे पहले। ए इज़ 3, बी -6 एंड सी इज़ 3। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac, दैट मीन्स -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3। अब -6 देखो बेटा, एक तो पहले ब्रैकेट में रखना होता है आपको ये, और जब इसका वर्क खोलेंगे हमेशा प्लस में आएगा। कभी भी घटा 36 मत लिख देना, क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्जामिनेशन बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, इससे आप फ्री नहीं हो जाएंगे आज प्री बोर्ड देके, ठीक है ना। तो ये बन गया 36 -36, दैट मीन्स 0। और 0 होने पर मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और बराबर। उसने हमसे प्रकृति बताने के लिए कहा था ना, नेचर ऑफ द रूट्स। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट चॉइस में है इसके साथ के का वैल्यू बताइए अगर मूल बराबर है। तो मूल बराबर है इसका मतलब डी 0 दिया है। अब की बार बी कितना है? -3 के, जो एक्स के साथ आ रहा है। सो बी लिख दिया आपने। डी अब की बार 0 ऑलरेडी गिवन है हमें। डी का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे -3 के को ब्रैकेट में, -4 इंटू 4 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। -3 के का वर्क खोलोगे तो 3 का तो 9 हो गया, के का के स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 16 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। के स्क्वायर इज 16/9। हमें तो के चाहिए, तो जब भी अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे यहाँ पे। 16/9 आंसर बन गया +-4/3। आंसर को हाईलाइट करना है। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 37 है। लिख लेते हैं। A8 इज़ 37, यानी कि A + 7D इज़ 37। साथ में A12 57 है, यानी कि A = 11D 57। 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना आप कई बार सीख चुके हैं। देखो, है ना। नंबर 1 2 दे दिया, 2 में से 1 को माइनस किया, 2 में से 1 को, यानी कि A में से A कैंसिल हो गया, 11 में से 7 गए 4D, और 57 में से 37 गया 20। डी आ गया आपके पास 5। डी की वैल्यू आप कहीं पे भी रख देंगे, 1 में रख देते हैं। तो 7 × 5 35 हो गया, और ये 37। दैट मीन्स ए आपके पास आ गया 2। फाइनल AP जो बन गई 2। फिर 5-5 का गैप लेते जाना है, 7 12 17 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है बहुलक बताइए। बेटा ये क्वेश्चन दिया गया है, तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी बहुलक वर्ग होती है। मॉडल क्लास, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बारंबारता वर्ग आपका आ गया 20 से 30, तो यही मॉडल क्लास हो गई। अब इसको हाईलाइट कर लिया। अब आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। F1 L आपको पता है 20 हो गया। F1 इसका अपना होता है, F1 अपना, इससे ऊपर F0, इसके बाद F2 0 1 2 0 1 2। ध्यान रखना है, सारे वैल्यूज आप ध्यान से रखेंगे। L प्लस बिल्कुल सेपरेट है, 20 प्लस आपने रखा F1 12, इससे ऊपर का घटाना है, 12 घटा 10, नीचे 12 को 2 से गुणा करना है, और ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को माइनस करना है। 10 को भी माइनस, 8 को भी माइनस, गुणा में H कितना है? वर्ग का अंतर 10। अब देखिए बेटा, ये 10 और ये 10 कभी भी काटना नहीं है, ये ना यहाँ से ना यहाँ से, क्योंकि अभी हमने ये टर्म पूरी सॉल्व नहीं की है। जब तक आप इसको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर लोगे, कटिंग नहीं करनी है। ऊपर आपके पास आया 2 को 10 से गुणा किया 20, और नीचे क्या बन गया? 24 घटा 18, यानी कि 20/6, ये हो गया 3.3। आंसर इज 23.3। नेक्स्ट बेटा सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 मार्क्स का है। यदि 2 संख्याओं के योग और गुणनफल क्रमशः 24 और 128 है, सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 128, फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर हमने मान लिया x, लेट द वन नंबर बी x। तो दूसरा नंबर क्या होगा? टोटल में से माइनस करना है, 24 में से इस x को घटा कर देंगे, 24 घटा x। सेकेंड नंबर इज 24 माइनस x। अब आगे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 128 मिलेगा, यानी कि इसको और इसको भी लिख देते हैं। x इंटू ब्रैकेट में डालेंगे 24 माइनस x, डबल टर्म है,
तो ब्रैकेट में डाला इक्वल टू 128। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब हमने इसको साइन चेंज करके एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ 0 कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर जो कि नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 24x प्लस का था ये नेगेटिव हो गया, और ये इधर जाके घटा का होता, लेकिन हमने क्योंकि साइन चेंज किया इसलिए जमा हो गया। अब ए बी सी आप लिख लेंगे, ए सी आना चाहिए गुणा करके 128, तो आपने क्या फैक्टर सोच लिए 16 और 8, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस बी का साइन हम हमेशा लगाते हैं, जो भी बी के साथ साइन है वो यहाँ पे बड़ी के साथ लगाएंगे, तो ये माइनस हो गया। अब 16 में 8 जमा करेंगे तो ही तो हमें 24 मिलेगा ना, और जमा हम कब करते हैं जब दोनों सेम साइन हो, तो ये जमा है तो ये भी, ये घटा है तो ये भी घटा हो गया। तो हमारा ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे जब आप मिड टर्म को हटाएंगे, आपको पता है जो भी यहाँ पे आपकी टर्म्स आती हैं वो हम एज इट इज़ एक्स के साथ लिख देते हैं अगर A1 हो उन क्वेश्चंस में, तो आपके ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे फैक्टर्स x माइनस 16 x माइनस 8 इक्वल टू 0। आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 16 x इक्वल टू 8, यानी कि हमारे दोनों नंबर 16 और 8 हैं। नेक्स्ट, भूमि पर एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन पर रखे पानी के टैंक, एक भवन है उसके ऊपर पानी का टैंक रखा है, तो फिगर बनाते हैं, ये भवन मान लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक टैंक है जो हमने यहाँ पर्पल से दिखा दिया, और भवन की ऊंचाई कितनी बोली है बेटा 30 मीटर। अगर टैंक के शिखर को देखते हैं तो 45 डिग्री का, यहाँ से आप उन्नयन कोण बना रहे हो है ना, तो एलिवेशन का एंगल बन रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो जब इसके टैंक के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो सबके नाम लिख दिया आपने। यहाँ से देखती हूँ मैं 45, और जब नीचे से देखते हैं इसके पैर को देखते हैं आप तो 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, और इस भवन की हाइट कितनी है 30 मीटर। हमें क्या बताना है पानी के टैंक की ऊंचाई, यानी कि AB हमें बताना है। पानी का टैंक आपने AB और उसको हमने x मान लिया, BC 30 है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं BCD और ACD। आपको पता है जहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है वहाँ परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, लंब और आधार इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले हम ACD को ही कंसीडर करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, समकोण त्रिभुज ACD में आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो AC इसका लंब कौन सा है AC बटा में CD, कितना बना tan 45 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि AC बराबर CD। अब AC हमने कितना माना है, इसको x माना है, इसको 30, तो AC क्या बन गया x जमा 30, और ये किसके बराबर हो गया CD के, CD ऊपर चला गया एक के साथ, तो x जमा 30 आ गई CD की वैल्यू। आगे करते हैं, देखो अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे BCD, इसमें BC बटा CD करना है हमें, और एंगल कितना है 30, tan 30 कितना होता है 1/√3। BC हमें 30 पता है और CD अभी हमने निकाला x जमा 30, 1/√3। अब 30 से 30 काटना नहीं है, बार बार आपको बताया जा रहा है ये कटेगा नहीं, अगर प्लस माइनस में है कभी नहीं कटेगा, अगर ये गुणा हो रहा होता है इसके साथ तब हम काट सकते थे, ठीक है। अब इस x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 30√3 इज इक्वल टू x प्लस 30, x आ गया 30√3 माइनस 30, 30 कॉमन √3 माइनस 1। अब उसने √3 की वैल्यू आपको बताई भी है क्वेश्चन में कि 1.732 लीजिए, तो इसकी जगह अब हम 1.732 रख देंगे, माइनस 1 करेंगे तो 0.732 बचा, गुणा करके आंसर दे देंगे आप 21.96 मीटर। ये जो आपका टैंक है ये इतना ऊंचा है। नेक्स्ट है थ्योरम, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सर्कल बनाना है, एक पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, रेडियस मिलाते हैं और OP को भी मिला दिया। अब दो ट्रायंगल हमारे पास आ जाते हैं OQP और ORP। इसमें क्या है OQ बराबर OR रेडियस है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, और ये एंगल्स का नाम दे दिया 1 और 2 क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है इसलिए बराबर है। तीन चीज़ें बराबर हो गई इसलिए दोनों ट्रायंगल्स सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट, एंड हेंस PQ इज इक्वल टू PR। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो हमें तो सिर्फ PQ और PR से काम था, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड।
नेक्स्ट है आपके पास एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 100 है। तो हमने पहले फॉर्मूला अपना लिख लेना है जिससे कोई गलती ना करें। और S8 अब बोला है हमें, वो S8 अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो N की जगह आपने 8 रखा, A और D हमें नहीं पता, N 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, है ना। और ऐसे ही S19 भी दे रखा है उसने। अब आप N की जगह 19 रख देंगे, 2A प्लस 19 एन 19 घटा 1 क्या हो जाएगा बेटा 18D, ठीक है। इसी अब S19 कितना दिया गया 551, यहाँ पे 551 रखा और ये 2 ऊपर चला जाएगा 19 बटे में आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ ये वाली ब्रैकेट 2A प्लस 18D। अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। S8 कितना दिया गया था 100, इसके नीचे 100 रखा, 2 और 8 कट गए, 4 रह गया, 4 अब नीचे बटे में चला जाएगा और यहाँ पे रह गया 2A प्लस 7D। 100/4 इज 25 और इसे भी आगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो जब आप 19 से ये पूरा कट जाएगा 29 पर, तो ये हो गया 58 इज इक्वल टू 29 प्लस 18D। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को साथ साथ लिख लिया। देखो अब सिंपली माइनस करने से 2A से 2A कट गया। अब इसको ध्यान से माइनस करना है बेटा, कैलकुलेशन ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके नंबर कटवा देती है, अदरवाइज आपको आता सब कुछ है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन पेशेंस से करनी है। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 भी गए 3, यानी कि 33। ये कैंसिल हो गया, 18 में से 7 गए 11D, D की वैल्यू आ गई 33/11 यानी कि 3। अब इसमें रख दिया हमने किसी भी एक इक्वेशन में 2A प्लस 7D, D को 3 रखना है आपने, 25 के बराबर है, 21 घटा हो गया 4 बचा, A बराबर 2। आंसर इज A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 3, जो 2 चीजें इसने निकालने के लिए बोला था। नेक्स्ट चॉइस में दी गई समांतर श्रेणी का मध्य पद बताइए। मिडल टर्म बतानी है बेटा। तो मिडल टर्म आप जब भी बता पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि टोटल कितने हैं नंबर्स। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास टोटल 5 चीज़ें हैं तो 5 का मिडल क्या होगा 3 होगा, तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ रही होगी, है ना। तो आप मिडल किसी भी चीज़ का जब ही बता पाओगे जब उसके टोटल हमें पता होंगे। तो इसमें हमें सबसे पहला काम करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। A पता है आपको, D भी निकाल लोगे और लास्ट टर्म भी पता है। तो क्या चीज़ मिसिंग है, N मिसिंग है। तो सबसे पहला काम हम N निकालने का करेंगे। D कैसे निकलेगा, 205 घटा 213, तो क्या बन गया घटा 8, ध्यान से, है ना। अब AN कितना है 37, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास N। पहला फॉर्मूला तो 4 चीज़ों का ही होता है ना, तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे अब, A प्लस N माइनस 1D, AN की जगह 37, A की जगह 213, N नहीं पता, D की जगह घटा 8 ब्रैकेट में। अब 37 घटा 213, ये मत सोचना कि बड़ी टर्म है तो घटा नहीं हो सकती, ये इधर जाके घटा होगा, इधर बच गया N-1 इंटू -8 ब्रैकेट में ही। अब यहाँ पे बड़ी टर्म माइनस की है तो आंसर भी माइनस का बचा, -176। अब ये जो घटा 8 है ये इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहती हूँ तो ये क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा था तो इसलिए इधर जाके भाग हो जाएगा। हमारे पास आ गया, घटा से घटा कट गया, 22 इज इक्वल टू N-1, N इक्वल टू 23। अब 23 का मिडल टर्म क्या होगा 12वां नंबर। कैसे निकालेंगे, 23 जब भी ऑड नंबर होगा, ये विषम संख्या है ना, इसमें 1 जोड़ लो, 23 और 1 24, 24 का आधा कर दो 12। जैसे अभी मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया तो 5 में 1 जोड़ा आपने 6 का आधा कर दो 3, तो तीसरा ही होगा ना, ये तो आपको वैसे भी पता चल रहा है। तो अदरवाइज जब बड़ी टर्म्स हो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर में 1 नंबर जोड़ लेते हैं और उसके बाद आधा कर देते हैं। तो ये क्या बन गया 24 का आधा 12। अब A12 निकालना है इसका मतलब हमें, तो A12 इज A प्लस 11D। A की वैल्यू रख दी 213, 11 और D की वैल्यू रख दी -8। सॉल्व करके आपके पास आ गया 125।
नेक्स्ट सेक्शन सी जो कि 4 नंबर का है। एक कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे करनी है जो कि दोनों टेंजेंट्स आपस में 60 डिग्री के एंगल पर झुके हैं। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक तो आपने ये बनाना है सर्कल, उसके बाद आप सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो भी यहाँ पे दिया है उसे 180 में से माइनस करके, ठीक है ना। अगर जो भी एंगल आपको यहाँ पे 70 दिया होता तो 180 में से माइनस करके 110 का बनता। यही मेन पॉइंट ध्यान रखना है, इसका हमें डबल नहीं करना। जैसे आप यहाँ सोचेंगे 60 का डबल कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भी आपका एंगल है उसे आपने 180 में से घटाना है, फिर वो एंगल आप सेंटर पे बनाएंगे। तो आप वीडियो देखें ध्यान से तो हमें क्लियर हो जाएगा, जो भी गलतियाँ भी अगर हैं। एक सर्कल बना लेंगे। नाउ अब एक आपने सेंटर से रेडियस अपने आप ड्रॉ करनी है। एक रेडियस मैंने बना ली, इसका नाम लिख देते हैं O, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल गया है A। अब इस सेंटर पे अभी हमने सीखा था कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा अगर दोनों टेंजेंट 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं ना। तो इसका मतलब मुझे अब सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप D की हेल्प लेंगे, O पे सेट करेंगे और OA लाइन पर बिल्कुल फिक्स करते हुए इसे एक 120 डिग्री पर मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब हम स्केल की हेल्प से इसे मिला देंगे। ये हमारा मिल गया। इस पॉइंट का नाम हमने B रख दिया। तो A और B हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है। अब ये दोनों पॉइंट्स पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। तो 90 डिग्री का एंगल हमें कंपास से बनाना आता है। देखिए दोनों साइड्स पे कंपास को थोड़ा सा खोल के यहाँ हम आर्क लगाते हैं और उसके बाद बिना हिलाए उसी को डबल कट करते हैं। यहाँ से वापस काट देते हैं इसे। ये देखिए कट गई हैं दोनों आर्क्स। अब हम स्केल की हेल्प से B से और इस लाइन में से निकलते हुए आर्क्स में से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। सेम प्रोसीजर मुझे A पॉइंट पे भी करना है। तो हम अगेन कंपास की हेल्प लेंगे। 90 डिग्री का एंगल मुझे A पे भी बनाना है। तो आप चाहें तो D से भी बना सकते हैं बेटा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम कंपास की हेल्प लें। ये देखिए एक बार जितनी आर्क लगाते हैं उसके बाद उसको हिलाना नहीं है, उतना ही रख के डबल कट करते हैं। फिर इस पॉइंट पे रख के इसी चाप को वापस काटेंगे। ये दोनों कट गई हैं आर्क्स। अब अगेन A से और जहां ये दोनों आर्क्स काट रही हैं स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। It should be like this। ये देखिए अब बेटा जहां ये दोनों लाइंस आपस में काट रही हैं यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ दोनों टेंजेंट्स मिलकर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी। हम चाहें तो इसे D से ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है जबकि एंगल 60 डिग्री का। थोड़ी देर बाद एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री का।
अभी वो यहाँ पे इस तरीके से देख रही है बैलून को, तो एंगल 60 डिग्री का है। थोड़ी देर बाद बैलून यहाँ से यहाँ आ जाता है और एंगल भी कितना हो जाता है आपकी बार 45 डिग्री। लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर और पूरा गुब्बारा कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है 88.2 मीटर। ये पूरा नीचे से ऊपर तक 88.2 है। तो जो यहाँ से हमें सारा काम करना है, आँख से एंगल बन रहा है ना बेटा, तो ये चीज़ कैसे निकलेगी, 88.2 में से हम 1.2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 87। ये FE भी 87 है, AG भी 87 है। बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान से, पहले भी हमने कर रखा है। अब हमने ट्रायंगल लिया BFE, क्योंकि इसमें 45 डिग्री का एंगल है तो ये 87 है, तो आपको मेंटली भी पता है कि नीचे वाली लाइन भी 87 ही आ जाएगी। इसमें लंब कौन सा है FE और आधार कौन सा है BE। tan 45 इक्वल टू 1। अब FE 87 है, FE बराबर BE बराबर 87। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABG, इसका परपेंडिकुलर भी 87 है लेकिन इसकी बेस है BG। tan 60 का एंगल है √3, तो इसका ये कितना आ गया, AG की जगह आपने 87 लिखा, BG इसके साथ गुणा हो गया। अब यहाँ तक हम कर चुके बेटा। अब देखिए आगे क्या होगा, √3 को बटे में ले गए, 20G बच गया। अब इसके हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण, √3 से ही गुणा भाग किया, नीचे बन गया 3 और 3 से 87 कट गया, बन गया हमारा 29√3 इक्वल टू BG। अब हमें तो निकालना था GE, गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी ये बताना था ना, तो GE बताना है हमें। तो GE कैसे निकलेगा, BE में से BG घटा देंगे, BE माइनस BG। BE हमने कितना निकाला था 87, इसमें से ये टर्म माइनस कर देंगे। अब √3 की वैल्यू भी उसने रखने को बोला है 1.732, गुणा करेंगे ध्यान से, आंसर आ जाएगा 36.77 मीटर। चॉइस में एक क्वेश्चन है, भूमि के किसी बिंदु A से 120 मीटर की दूरी पर स्थित एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसके ऊपर ध्वस्तदंड। जैसे अभी पानी के टैंक का क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार उसमें हमें परपेंडिकुलर दे रखा था भवन की ऊंचाई, इसमें हमें आधार दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, देखो पहले एंगल बन रहा है 45 का, फिर 60 का, लेकिन बिल्कुल हमें सेम चीज़ दे रखी है। यहाँ एक फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ पे ये भवन है, ठीक है बेटा। और नीचे का डिस्टेंस कितना बोला है 120 मीटर। ये आपने सारी डिटेल लिख दी है, अपने आप समझेंगे। BCD में 45 डिग्री का एंगल है तो ये 120 है, ये तो ये भी BC भी कितना हो गया 120। 45 वाले केस में लंब और आधार बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब बड़ा ट्रायंगल देखेंगे ACD। ACD में लंब कौन सा है AC बटा CD बराबर tan 60 डिग्री जो कि √3 है। अब AC आपने कितना रखा X और ये 120 और ये भी अभी हमने BC कितना निकाला था 120, तो ये बन गया पूरा X जमा 120 और नीचे CD भी आपका कितना है 120। √3 120 से 120 काटना नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 120 ऊपर चला गया। अब x को यहीं छोड़ेंगे, 120 उधर जाके माइनस हो गया, 120 कॉमन निकल गया, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू रखी 1.732, जो कि 1 में से माइनस करने के बाद आंसर हमें मिलेगा 0.732। इसको गुणा करके आपने फाइनल आंसर लिख देना है। तो यानी कि ऊपर जो फ्लैग पोल लगा है वो इतना हाइट का है। नेक्स्ट केस स्टडी है बेटा, एक विशेष दिन पर NHAI ने राजस्थान के किसी टोल प्लाजा पर, ये आप पढ़ लेंगे, डिटेल हमें इस तरीके से दे रखी है। और क्वेश्चन क्या है, हमें पहले माध्य निकालना है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है, एक माध्य का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले x निकालते हैं, मध्य बिंदु 30 और 40 के बीच में क्या आएगा 35, इसका टोटल कर लिया 420, फिर 45, 10-10 के अंतर पे चलते जाएंगे। फिर f को x से गुणा करना है, तो गुणा का देखिए लंबा काम है, आप यहाँ पे प्रॉपरली रफ वर्क में करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, सारे आपने गुणा करके टोटल करना है इसका 21,900। अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे 21,900 बटा 420, आंसर इज 52.14।
नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन में मीडियन भी निकालना है इसी का। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF संचयी बारंबारता, यानी कि इसको टोटल करते जाना है। पहला क्या बनेगा 80, फिर जमा किया 110, 190, फिर 310, फिर 380, फिर 420, लास्ट का टर्म और टोटल सेम आना चाहिए। अब मीडियन क्लास कैसे देखेंगे, n का आधा करके। सबसे पहले n हो गया 420, n/2 हो गया 210। तो 210 से ज़्यादा इसमें क्या है 310 है ना, ये वाली क्लास है। तो ये वाली क्लास ही हमारी मीडियन क्लास है, मध्यक वर्ग है। आपने लिख दिया इसको और इसको हाईलाइट कर दिया, फॉर्मूला लिखा अब आपने। अब देखिए CF कौन सी लेनी है, जो फॉर्मूले में CF आती है मध्यक वर्ग से ऊपर वाली, ये वाली 190। L इसका अपना, FB इसका अपना, F जो है इसका अपना। सारी चीज़ें आप लिख देंगे। L लिखा 50 प्लस, देखिए अलग से करना है ना क्योंकि ये, इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया। अब हमारे को लिखना है n/2, n/2 कितना है 210। 210 में से क्या घटाया 190, बटा में F यानी कि 120, और गुणा में H, कितना अंतर है 10 का। ऊपर आ गया 200 क्योंकि 20 बचा, 20 गुणा 10 200 हो गया, और नीचे 120, 0 से 0 काट दी, ये आ गया 1.6। आंसर इज 51.6। नेक्स्ट अगेन मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें ईशा 10 साल की बच्ची है, दोनों अपने फादर के साथ जूस पीने जाती है। अब दो तरीके के गिलास रख रखे हैं जूस वाले ने। एक गिलास ऐसा है जिसमें ना नीचे से अर्धगोलाकार कट है बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इतना उसका आना था ना कैपेसिटी उसकी उतनी कम हो गई। ये देखिए नीचे से इसने इस तरीके से कट कर रखा है ग्लास को, गोलाकार अर्धगोलाकार। और ये दूसरा ग्लास है, इसमें इसने शंकु के आकार का कट दे रखा है ग्लास में। देखने में शायद सुंदर लगता होगा, लेकिन इसकी वजह से पता है क्या होता है, इसमें जितना वॉल्यूम होता है, जितना जूस आना होता है ना, अगर ये पूरा बेलन होता तो ज़्यादा जूस आता है, लेकिन इसने नीचे से ग्लास को कट करके शेप दे दी। यहाँ पे अर्धगोलाकार काट दिया, यहाँ पे कोनिकल। तो हमें बताना है कि किसने कितना ज़्यादा जूस पिया, कितना ज़्यादा। तो पहले हम डिटेल लिख देते हैं बेटा। दोनों ही उसमें ग्लासेस में त्रिज्या 3 दे रखी है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या भी 3 हो गई अर्धगोले की। और इसमें जब आप करेंगे तो जो नीचे शंकु बन रहा है, शंकु की हाइट उसने बोली है 1.5 cm, तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, किसको ज़्यादा जूस मिला और कितना। उत्तर पाई में दीजिए, यानी कि पाई को आपने सॉल्व नहीं करना है, 22/7 नहीं लिखना है, उसकी जगह पाई को पाई ही रहने देना है। तो पहले फर्स्ट क्लास का निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 ग्लास, जितना जूस पिया उसका मतलब उसका वॉल्यूम है, उसका आयतन है। तो इसका आयतन कैसे बनेगा, सिलेंडर का आयतन घटा ये अर्धगोले का है ना, ये हमें घटाना पड़ेगा बेटा, इसकी वजह से इसका आयतन कम हो गया। सिलेंडर मतलब बेलन और ये अर्धगोला। फॉर्मूले रखेंगे ध्यान से, πr² h -2/3 πr³। πr² इज कॉमन, अंदर बचा h घटा 2/3 r। अब पाई को तो सॉल्व नहीं करना, r की जगह 3 रख दिया, h की जगह 10, 2/3 और r की जगह जब 3 रखा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। ये बन गया 9 पाई और अंदर 10 घटा 2 8, यानी कि 72 पाई आ गया इस पहले ग्लास में। तो ठीक है, अब सेकंड का चेक करते हैं। सेकंड का कैसे निकलेगा, इसके बाद हमें कोण को माइनस करना पड़ेगा। तो ये πr² h घटा 1/3 πr² h अगेन h1, इसकी हाइट 1.5 है ना। तो ये देखो πr² कॉमन, h घटा 1/3 h1, 3 रखा 1/3 h1 क्या है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 रखना है अब की बार हमें यहाँ पे। तो 3 से ये काटा 0.5 आ गया, 10 में से 0.5 को माइनस किया 9.5 और आंसर आ गया 85.5 पाई। और पीछे क्या आ रहा था 72 पाई। तो इसके फादर ने इसका मतलब ज़्यादा जूस पिया, और कितना ज़्यादा पिया इसको घटा के निकाल लेंगे, आंसर पाई में ही आएगा 13.5 पाई cm3। इतना ज़्यादा जूस पिया उन्होंने।
सेकंड है दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। तो बेटा आपको पता है जैसे आयतन में वो चीज़ कम हो जाती है, लेकिन जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम किनारे देखते हैं। अब की बार जो ये हमारा एक कट किनारा मिला ना, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें 2 पाई बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ोगे आप और अर्धगोले का इस वाले गिलास में। तो ये कैसे मिलेगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से, ऊपर से खुला है ग्लास इसलिए ऊपर का नहीं लगाना है। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन। अब की बार पाई के लिए कोई कंडीशन उसने नहीं कहा है, तो हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। सारा कुछ सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 245.14 cm स्क्वायर। अब सेकंड में देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें हमें कोण को ऐड करना पड़ेगा, कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है वो। तो इसका मतलब तो यहाँ पे हमें एल निकालना पड़ेगा। अब एल कैसे निकालेंगे? इसकी त्रिज्या आर है और हाइट 1.5 है। तो एल का क्या फॉर्मूला होता है? √h² प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से वैल्यूज रख देंगे। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 प्लस 9 इक्वल टू 11.25, जो कि उसने 3.4 ऑलरेडी देखो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। देखो इसे पता था ना कि ये हमारे पास आएगी टर्म, इसलिए ऑलरेडी इसको कहा है इसने कि सॉल्व करके 3.4 लिख देना है इसको। तो अब हमने एल भी निकाल लिया। अब हम अपने वापस इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे। पाई आर इज कॉमन, अंदर बचा 2h प्लस एल। आर की जगह 3 रख दिया। h क्योंकि सिलेंडर की हाइट है 10 रख दिया। और यहाँ 3.4 सॉल्व करके आपके पास आ गया। डिवाइडेड बाय 7 करना है इसे, 220.63 cm स्क्वायर। तो आप देखिए बेटा कि यहाँ पे इसका 220.63 आ रहा है और यहाँ पे 245.14 cm क्यूब आ रहा है, जबकि इसका आयतन ज़्यादा था, है ना, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे इसका कम है, इस दूसरे ग्लास का। तो दैट्स ऑल बेटा। तो पेपर आपने समझ लिया है। कुछ अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो बेटा उन्हें ध्यान से नोट कीजिए, जिससे कि आगे फाइनल पेपर में आपकी रिपीट ना हो। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।